नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 4 सत्ता के समकालीन केंद्र, और आज उसका है लेक्चर नंबर 7। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आज क्या लेक्चर में, आज हमारा लेक्चर जो 7 है वो लास्ट लेक्चर है, और आज हम जो बॉक्स के दो टॉपिक है जापान और दक्षिण कोरिया, इनकी चर्चा करेंगे। कौन दो देशों की चर्चा करेंगे? जापान और दक्षिण कोरिया की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बच्चों, अभी तक हम इस सत्ता के समकालीन केंद्रों में कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर जो है उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। हमारा ये जो चैप्टर है वो मेन जो मुख्य बिंदु इसमें यह है कि जब पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति है जो कि अमेरिका है, उस महाशक्ति को टक्कर देने के लिए, उस महाशक्ति के वर्चस्व को कम करने के लिए, उसको बराबरी में पहुंचने के लिए क्या और कोई महाशक्ति बनने के काबिल है या नहीं है, इस चीज की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं। और इस चीज की चर्चा करते करते हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा वो यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में पढ़ा। और यूरोपीय यूनियन के बारे में हमने पढ़ते हुए ये चीज जान ली थी कि यूरोपीय यूनियन सच में एक बड़ी ताकतवर और एक गजब का संगठन बना करके यूरोपीय यूनियन अमेरिका को टक्कर देने के काबिल बन चुका है। यूरोपीय यूनियन यूरोप का एक महान शक्तिशाली संगठन बन चुका है, और उसके संगठन की जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि गजब का संगठन उन्होंने खड़ा करा है। दूसरा है आसियान। दूसरा कौन सा है? आसियान। आसियान जो है, आसियान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जितना, यूरोपीय संघ जितना तो ताकतवर नहीं है, परंतु फिर भी एशिया में इसका गजब का वर्चस्व, गजब का दबदबा आसियान का है। और इसी आसियान के दबदबे के कारण आज आसियान की भी जय जयकार पूरी दुनिया में होती है। यूरोपियन यूनियन की जो संगठन बना वो 1992 में बना और ये 1967 में बना, परंतु अब ऐसा नहीं कि आसियान पहले बन गया था, यूरोपियन यूनियन बाद में बना। हम पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन 1947-48 में जो मार्शल प्लान आया था वहीं से धीरे धीरे उसकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है। तो हमने दो बड़े संगठन जो है यूरोपियन यूनियन और आसियान, इन दो बड़े संगठनों की चर्चा करी जो कि अमेरिका को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं, एक अच्छी खासी जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा खासा सहयोग कर रहे हैं, और जहां पे लड़ाई झगड़े के मुद्दे हैं उनको शांति से, बातचीत से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। तो दोनों ही जो संगठन है वो कहीं ना कहीं एक अमेरिका के लिए चैलेंज है, अमेरिका के लिए टारगेट है, और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और दुनिया में लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे आसियान हो। ये दो संगठन है जो दो बड़े जो महाद्वीप एशिया यूरोप, उन दो बड़े महाद्वीपों के दो बड़े संगठनों की हमने चर्चा करी जो एक महाद्वीप के एक देश के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश में है। इन दोनों के अलावा फिर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम बात करी हमने चाइना की, हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना तो भैया बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। ये तो देशों का संगठन बनकर के ऊपर जा रहे थे, चाइना अकेला ही धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और चाइना की ग्रोथ जो शुरू हुई वो 1978 से हुई, जब उन्होंने क्या करा, ओपन पॉलिसी अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। 1972-73 से क्या हुआ, सोवियत संघ के साथ रिश्ते तोड़ कर करके गुपचुप में किससे मिला गया? अमेरिका से मिला गया, और अमेरिका से मिलकर करके खुद का जो एकांतवास था कि साहब हम पूरी दुनिया से अलग है, उस एकांतवास को चीन ने खत्म कर दिया। और फिर 1978 में आते आते उसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, और ओपन डोर पॉलिसी के तहत उसने अपने मार्केट को खोल दिया और बाहर से विदेशी कंपनियों को बुला कर करके इन्वेस्टमेंट कराया। उसी में हमने पढ़ा था सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने इन पर चर्चा करी थी। तो हमने तीन बड़ी महाशक्तियों के बारे में, यूरोप, आसियान, चाइना, इनके बारे में पढ़ा है। ये तीनों ही गजब के केंद्र हैं, चाहे वो आसियान हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे चाइना हो। चाइना तो अपना पड़ोसी देश है तो उसके बारे में तो अपन बखूबी जानते हैं। आसियान और यूरोपियन यूनियन का जो थोड़ा सिस्टम है वो ज्यादा लोकतांत्रिक रूप से देखने को मिलता है, चाइना का इतना लोकतांत्रिक रूप से नहीं देखने को मिलता है। चाइना में बहुत सी बार मानव अधिकारों का उल्लंघन होते हुए हम सुनते हैं। चाइना का थोड़ा सा पाकिस्तान को सपोर्ट करना भी हमें पसंद नहीं है। ऐसी बातें हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में जान ली थी। परंतु मेन जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि भैया अमेरिका को टक्कर देने के लिए कौन कौन से संगठन या देश खड़े हो रहे हैं, तो उसमें एक नाम एशिया में चाइना का भी आता है। अब देखिए, अब इन सब के अलावा और कोई ऐसी शक्तियां, तो जिसमें हम लोग बात करेंगे जापान की और दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया और जापान। ये दोनों भी एशिया के ही देश हैं, दक्षिण कोरिया और जापान। अब इनके अलावा देखिए, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के ना, सीबीएसई बोर्ड ने क्या कर रखा है पिछले 3-4 सालों से, कुछ एडिशनल टॉपिक बच्चों के जोड़ रखे।
ठीक है। कुछ चैप्टर में एडिशनल टॉपिक जोड़ रखे हैं, जैसे पॉलिटी में जोड़ रखे हैं। पॉलिटी में जैसे मैं बात करूं स्वतंत्र भारत में राजनीति की, तो उसमें जैसे पहला अध्याय था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक जोड़ रखा है, तो उस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। परंतु अभी जो हमारे पास पूरी जो ज्यादा क्राउड है, जो ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम बोर्ड्स के हैं, और ज्यादातर स्टेट जो बोर्ड है वहां के हैं, यूपी के, राजस्थान के, एमपी के, बिहार के। बहुत कम बच्चे हैं जो सीबीएसई के हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने तो क्या कर रखा है, कुछ एडिशनल में भी जोड़ रखा है। और एडिशन में इस चैप्टर में क्या जोड़ रखा है, इसमें एडिशन में पढ़ा रहे हैं रशिया के बारे में कि रशिया किस प्रकार से एक पावर की तरह है। वो पढ़ा रहे हैं इजराइल के बारे में, इंडिया के बारे में, कि ये लोग भी किस प्रकार से एक बड़ी महाशक्तियों के रूप में उभर करके आ रहे हैं। क्योंकि इजराइल को, रशिया को आप कम नहीं मान सकते। रशिया माना कि वो टूट चुका है, वो बिखर चुका है, पर वो टूटने बिखरने के बाद भी बड़ा मजबूत है। आज भी उसके पास बड़ी ताकत है। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उसके पास स्थायी सदस्यता की सीट है, उसके पास परमाणु बम है। क्या नहीं है आज रशिया के पास? सब कुछ है रशिया के पास। तो रशिया एक बड़ी ताकत है। इजराइल एक छोटा सा देश है। इजराइल एक छोटा सा देश, और इजराइल के बारे में आपने कक्षा 11 में संविधान वाली किताब में पढ़ा था कि वहां का जो इलेक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। लिस्ट सिस्टम वहां पे चलती है, लिस्ट जारी होती है, और सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को जितने वोट मिलते हैं उस हिसाब से उन कैंडिडेट्स को भेजा जाता है। तो इजराइल भी एक ताकतवर देश है, और भारत लगातार प्रगति करता जा रहा है। भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। निरंतर जो है भारत की ग्रोथ होती जा रही है। तो भारत भी एक बड़े महाशक्ति के रूप में आज दुनिया में देखा जा रहा है। तो इन देशों के बारे में भी वहां पे एडिशनल टॉपिक में पढ़ाया गया, परंतु एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए अपन उन पर चर्चा नहीं करेंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो उनको इजीली पीडीएफ मिल जाता है, तो उस पीडीएफ से वो पढ़ सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आज हम लोगों को बात करनी है जापान की। किसकी बात करनी है? जापान की। जापान की मैं थोड़ी सी आपको कहानी, थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूं। देखिए, जापान काफी समय से वैसे खुद एक अच्छा खासा पावरफुल कंट्री रहा है, ताकतवर देश रहा है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को बम गिरा दिए जाते हैं। देखिए, हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिरता है और बाद में 9 अगस्त को गिरता है, पर जनरली इसको 6 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त में प्रोनाउंस कर लिया जाता है। तो 1945 के अगस्त में हिरोशिमा नागासाकी पर जब बॉम्ब अटैक हुआ, उससे पहले तक जापान मतलब बिल्कुल पूरा आर्मी पे, डिफेंस पे काफी खर्चा कर रहा था। पर उसके बाद जापान ने, हमने कक्षा 11 की संविधान की किताब में पढ़ा है कि जब दर्शन पढ़ा था, हमने संवैधानिक दर्शन पढ़ा था, तो उसमें जापान की पढ़ा था, तो जापान शांति का दर्शन देता है। उसने ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ही अपनी जो तीनों आर्मी है, चाहे डिफेंस के और तीनों सेक्टर, चाहे नेवी की हो, आर्मी की हो और एयरफोर्स की, तीनों को क्या कर दिया? त्याग दिया। और आज जापान सिर्फ और सिर्फ जो प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी पर और मानव संसाधन के विकास पर बढ़ रहा है। तो जापान की अभी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज आप जापान के यूज करते होंगे। जापान मतलब कहा जाता है कि जापान बहुत आगे जीवन जी रहा है। बाकी जितने देश भी दुनिया में हैं वो सब बहुत पीछे जीवन जी रहे हैं, और जापान सच में बहुत आगे जीवन जी रहा है। पर जापान अब धीरे धीरे कहा जाता है कि जापान भी बूढ़ा होता जा रहा है। ठीक है, जैसे चीन बूढ़ा होता जा रहा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है और वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। ठीक है, परंतु जापान ने खूब तरक्की करी। आइए जापान के बारे में चर्चा से पढ़ते हैं। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटो एंड मांदा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है। तो आपने जितने भी नाम यहाँ पर देखे हैं, अलग अलग के नाम कभी ना कभी आपने सुना होगा। सोनी का सुना होगा, पैनासोनिक का सुना होगा, कैनन का, सुजुकी का, होंडा का, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये सभी क्या है? एक बड़ी उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, कि हाई टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी इन लोगों की बहुत गजब होती है। और मतलब इनकी टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी इतनी फेमस है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं। और जापान के पास है ना बच्चों, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जापान एक वो देश है जिसने परमाणु बमों का जो नुकसान है वो झेला है। जापान एक ऐसा देश है जहां पर मान लो भूकंप तो उनको यूं दहेज में मिले हुए हैं, फ्री फोकट में आते ही रहते हैं वहां भूकंप, कोई बड़ी बात नहीं वहां भूकंप आने। परंतु जापान ने खुद का स्ट्रक्चर इस प्रकार से क्रिएट करा है कि जब कहीं भूकंप आता है तो उससे कम नुकसान होने के लिए उसने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। तो जापान सच में एक बहुत, हम कहते हैं कि आगे का जो जीवन है ना वो जीवन जी रहा है। और क्यों जी पा रहा है? क्योंकि उसके पास हाई टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उस अच्छी टेक्नोलॉजी से वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति
की है। तो जापान के पास प्राकृतिक जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, उनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। फैक्ट्री में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए उनको कच्चा माल जो होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो विदेशों से मंगाना पड़ता है, बाहर से आयात करना पड़ता है। उसके बावजूद भी मतलब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत तेजी से क्या करी है, प्रगति करी है, बहुत तेजी से ग्रोथ जापान ने करी है, ठीक है। और जापान की इस ग्रोथ का अगर श्रेय, क्रेडिट किस चीज को दिया जाएगा तो वो है मानव संसाधन। किसको दिया जाएगा? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान ने अपना जो पूरा का पूरा फंड ज्यादा से ज्यादा खर्च करा है वो मानवों को संसाधन बनाने पे करा है, ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा करा है। अब मानव संसाधन कैसे बनता है? उसके शिक्षा पे, उसके स्वास्थ्य पे, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं पे, इन पे खर्चा किया जाता है। उनको इस प्रकार की एजुकेशन दी जा रही है कि जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे जाकर के खूब प्रोडक्शन कर सके। पूर्ण रूप से अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चलाते हुए जापान आज मानव संसाधनों पर खूब खर्चा कर रहा है, और वही मानव संसाधन फिर जापान को प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दो प्रकार के संसाधन हमारे पास हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। अब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन कम है, इसलिए जापान ने सोचा कि मानव संसाधनों पर खूब खर्चा किया जाए। ये मानव संसाधन ही हम लोगों को कमा करके देंगे, यही हमारा 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 कर करके हम लोग को देंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रगति है, ये ग्रोथ है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो मानव संसाधनों को जाता है, इसलिए जापान की सरकार इन पर बहुत खर्चा करती है। ये जो आपको चित्र देखने को मिल रहा है, ये जापान का है, ठीक है, ये जापान का चित्र है। और यहां पर अभी आपको साइड में दिखेगा कोरिया, ठीक है, जो दक्षिण कोरिया के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे तो वो है। तो जापान अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और अच्छी टेक्नोलॉजी उनकी मानव संसाधनों की बदौलत है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का सदस्य बन गया। तो देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जापान OECD का सदस्य कब बना, ठीक है। क्या है संगठन का नाम? आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। मतलब आर्थिक रूप से क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, और विकास के लिए हमने क्या करा है? संगठन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये आपको एक तस्वीर दिखाई गई है OECD की। तो OECD में जापान कब बनता है? सदस्य 1964 में बनता है। अभी दक्षिण कोरिया भी बनेगा तो उसकी भी जानेंगे। तो OECD में कब बना है? 1964 में जापान बन जाता है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब अगर आप देखो जीडीपी के उत्पादन में देखो तो 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था है विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी का प्रोडक्शन यहां से हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। एशिया के देशों में अकेला जापानी ही है जो समूह 7 के देशों में शामिल है। देखिए, एक बड़ा ग्रुप है G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ग्रुप 7 एक बड़ा नाम है, और इस ग्रुप 7 में एशिया से सिर्फ और सिर्फ एक ही देश शामिल है जिसका नाम है जापान, ठीक है, जिसका नाम है जापान। अब आज आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो G7 है इसमें 7 जो देश है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 7 देश जो है वो कौन कौन से हैं, 7 देश, वो आपको बताना है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी दूं। एक है G20 बेटा, ठीक है, एक क्या है? G20 है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है। तो और जो इस G20 जो है इस साल जो होगी वो इंडिया में होगी, ठीक है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, हर जगह आजकल ये लगा रहता है G20 भारत में, ठीक है, इंडिया में G20, ठीक है। और कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे, जैसे संसद टीवी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, ऐसे चैनल्स आपको देखने चाहिए। उस पर भी पूरी जानकारी दी जाती है कि जो G20 है जो भारत में होने वाला है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, वो क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों दूसरे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों G20 में हमारा रहना उचित है क्या नहीं, वो सारी जानकारी आपको वहां पे मिलती है। तो आज के लिए तो होमवर्क यही है कि आप G7 में पता लगा करके मुझे बताए कि भैया G7 में कौन कौन से कंट्रीज है, G20 को भी आप रहने दीजिएगा, ठीक है। तो जापान एकमात्र देश है जो एशिया से, बाकी दूसरे महाद्वीपों से। आबादी के लिहाज से विश्व जापान का स्थान 11वां है, ठीक है। तो आबादी के लिहाज से देखें तो 11वें नंबर पे सबसे ज्यादा आबादी जो आती है वो जापान की होती है, और पहले नंबर पे किसकी आती है? भारत की आती है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। तो परमाणु बम से जो नुकसान हुआ उसको झेलने वाला जो एकमात्र देश है वो आपको जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए ये जो संगठन बने हुए हैं ये देशों से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जब मिलकर करके, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आज एक परिवार में
4 भाई 5 भाई है। अब वो 5 भाई कह रहे हैं कि नहीं साहब हम मिलजुल करके घर को चलाएंगे, तो क्या होगा कि हाँ भैया 1 तारीख हो गई, लाओ आप अपना हिस्सा दो, आप अपना हिस्सा दो, आप अपना हिस्सा दो, और सब मिलकर करके अपने घर को चलाएंगे। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ या बड़ी बड़ी जो संगठन है वो है कि हाँ चलो सब देश मिल गए, अब सभी देश क्या करो अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दो। जनरली क्या होता है, ये जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है अपने देश की जीडीपी के अनुसार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी देश की जीडीपी 1% है, किसी देश की जीडीपी 1% है, तो वो अब ये 1% क्या है कि टोटल जितना पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1% जो जीडीपी है वो इस देश की है। अब ये जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी 1% का ही करते हैं, क्योंकि जितने हमारे पास है हम उसी के हिसाब से आपको देते हैं। मतलब अगर 100 रुपए, अब 100 रुपए वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जमा हो रहे हैं, तो उसमें से 10 रुपए जो दे रहा है वो अकेला जापान दे रहा है। देखिए, तो 10 रुपए जो दे रहा है वो अकेला जापान दे रहा है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो जापान का अच्छा खासा है। पर फिर भी आप ये बात देखिएगा कि जापान जैसे देश को भी अभी तक वहां पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य की सीट नहीं मिली हुई है। अभी जो हमारा अगला अध्याय होगा वो समकालीन दक्षिण एशिया का होगा। अब हम दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सार्क कंट्रीज की बात करेंगे, हम उसमें भारत की बात करेंगे। उन सार्क कंट्रीज के बारे में पढ़ने के बाद हम अगला जो अध्याय की तरफ बढ़ेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों भारत दावेदार है, क्यों भारत प्रबल दावेदार है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के लिए, और क्यों भारत बार बार में इस आवाज को उठाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी थोड़ी सी व्यवस्था में चेंज करना चाहिए। आज बहुत से ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य के लिए काबिल हैं, जैसे कि ब्राजील को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, इंडिया है ही, इसके अलावा इजराइल, काफी ऐसे देश हैं जो कि उस स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी रखते हैं, और उसमें भारत तो बिल्कुल प्रबल दावेदार है। जो पॉइंट्स संयुक्त राष्ट्र संघ ने बना रखे हैं कि भैया ये पॉइंट्स पूरे होंगे तभी किसी को स्थायी सदस्य बनाया जाएगा, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स भारत के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट फिट होते हैं, परंतु फिर भी स्थायी सदस्यता भारत को नहीं मिल पा रही है। तो ये हम पढ़ेंगे कि स्थायी सदस्यता के लिए क्या नियम जरूरी है, क्या नहीं है, भारत उनमें कितना सफल है, कहां समस्या आ रही है, कहां नहीं आ रही है। परंतु देखें तो अब जापान 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर भी जापान को वहां पर नहीं है। तो यहां से ये बात पता चलती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनको अब अपनी संरचना में, अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए, और नए देश जो हैं उन 5 के अलावा और देशों को भी स्थायी सदस्यता में लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, अब सबसे बड़ा देश तो अमेरिका होगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वही करता है, उसके बाद जापान है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। तो देखिए 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है कि भाई हमारी जो सुरक्षा करेगा वो अमेरिका ही करेगा। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। अब जो जापान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान है, उसका अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कक्षा 11 के संविधान वाली किताब में कि हमारा जो संविधान है वो अनेकों दर्शन देता है, ठीक है, और जापान का संविधान जो बड़ा फेमस है वो शांति का दर्शन देता है, पीस का जो मैसेज है वो देता है। परंतु हमारा संविधान शांति के अलावा भी बहुत सारे दर्शन देता है, समता का देता है, भाईचारे का देता है, ठीक है, ये सारे देता है। तो यहाँ पे शांति के दर्शन के लिए आप अनुच्छेद 9 को देखिएगा, आर्टिकल 9 ऑफ द जापान कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या कहा जाता है, राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी के काम के लिए जापान हमेशा उसका त्याग करता है। तो राष्ट्र के जो संप्रभु अधिकार है, जो राष्ट्र की जो सोवरेन पावर है, उसको बचाने के लिए हम युद्ध को टालते हैं, हम युद्ध को हमेशा के लिए त्यागते हैं। जापान के लोग, हम उस युद्ध को हमेशा के लिए त्यागते हैं। कोई धमकी से काम लेने का जो तरीका है उसको भी त्यागते हैं। युद्ध तो बहुत दूर की बात है, हम धमकाएंगे भी नहीं, हम डराएंगे भी नहीं, हम प्यार प्रेम से बात करेंगे, मतलब हम पूर्ण रूप से शांति को अपनाते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल प्रतिशत है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। अब देखिए वहां पर वैसे सेना वेना इतना है नहीं, पर फिर वो डिफेंस पे जो खर्चा करता है वो 1% करता है, टोटल का 1% करता है, और फिर भी उसका 7वां रैंक है। मतलब कि भाई पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करता है उसके मामले में 7वां है। ये जापान की तस्वीर, ये यूएस नेवी का दिखाया है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया की। तो जापान के बारे में जान लिया, अब बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया।
कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ विभाजित किया गया था। देखिए, अब कोरिया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो। तो पहले ये जो कोरिया था वो दोनों एक ही थे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पर 1950 से 1953 के बीच में कोरिया युद्ध चला था, और याद करिए इसी कोरिया युद्ध के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्यस्थता करवा करके यहाँ पे शांति स्थापित करवाई थी। परंतु इस कोरिया युद्ध के बाद क्या होता है कि दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको जाना जाता है, और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये किसका है, किम जोंग उन का है। और दक्षिण कोरिया वाला है वो काफी डेवलप्ड, काफी अच्छा है, वहां पे पूरा लोकतंत्र चलता है। परंतु उत्तरी कोरिया में किम जोंग उन का राज चलता है। और किम जोंग उन के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति या कोई बच्चा नहीं हो सकता जिन्होंने नहीं सुना हो, सबने सुन रखा है। और देखिए, किम जोंग उन भैया की मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो भैया हर 5 साल में चुनाव कराते हैं, हर 5 साल में चुनाव कराते हैं। आप बोलोगे सर देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, चुनाव कराते हैं, पर वो क्या करते हैं, और वहां पे 100% वोटिंग होती है, ठीक है। हर व्यक्ति वहां का जो है, वहां के रूल्स के अनुसार हर व्यक्ति वोट देता है, पर वोट देना किसको है, सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन को देना है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से क्या है, अपने देश को लोकतांत्रिक दर्शा रहे हैं। देखो साहब, हमारे यहाँ पे सभी वोट दे रहे हैं, पर उसके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, कोई दूसरी पार्टी नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकती है। हाँ भैया मुझे वोट देना है, और वो पूरी व्यवस्था कराएगा, वोटिंग की सब कुछ कराएगा, और सबको कहेगा सबको वोट देकर करके जाना है, और वोट देना किसको है, मुझे देना है। तो दुनिया के क्या नजर आ रहा है कि साहब लोकतंत्र, पर वो सच में लोकतंत्र नहीं है। परंतु दक्षिण कोरिया एक अच्छा कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्रियों में एक है। तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में बट गया, 38वें समांतर के साथ, मतलब जो 30th पैरेलल लाइन है उसमें विभाजित कर दिया गया। 1950-53 के दौरान कोरिया युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। तो देखिए 1950-53 के कोरिया युद्ध और शीत युद्ध का काल था, तो इन दोनों में और भी इन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ जाती है और फिर बाद में अलग हो जाते हैं। और 17 सितंबर 1991 में 1991 में क्या हुआ, जो दोनों ही कोरिया, उत्तरी कोरिया भी और दक्षिणी कोरिया भी, दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन जाते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें लगभग सभी जो देश है उसके सदस्य है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ना हो, ऑलमोस्ट सभी उसके सदस्य हैं। ये दक्षिण कोरिया का आपको चित्र। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। देखिए अब इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरता है। तो 1950-53 में युद्ध के बाद 1953 से लेकर के 1991 तक का अगर अपन दौर देखते हैं, तो इस दौर के बीच में जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया जो है, एशिया में सत्ता के केंद्र में, मतलब पावर सेंटर के रूप में कि भाई हम भी ताकतवर है, इस रूप में उभरता है। 1960 का दशक से लेकर के 1990, मतलब आप कह सकते हो कि 1961 से लेकर करके 1990 तक का जो दौर रहता है, इस दौर के बीच में ये जो दशक है, ये वाला जो टाइम है, इसमें इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से बहुत बड़ा विकास हुआ है। बहुत ज्यादा इन्होंने आर्थिक तरक्की करी, आर्थिक रूप से आगे बढ़े, और जिसे क्या कहा जाता है, हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है, मिरेकल ऑफ हान रिवर। देखिए हान रिवर जो है ये कहां पर है, दक्षिण कोरिया पर है, ठीक है, दक्षिण कोरिया में है। और दक्षिण कोरिया में एक जगह है सियोल, उस जगह से मुख्यतः इसको माना जाता है। और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नदियां क्या होती है, सहायक नदियां जिनको कहा जाता है, जिसमें आकर के मिलती है, वो कुछ उत्तरी कोरिया में भी है। तो ये यहाँ पर होने के कारण इस नदी का नाम रखा गया कि हाँ साहब इस नदी के होने से यहाँ का खूब विकास हुआ, और इसलिए कहा जाता है कि इसका चमत्कार है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। अब अपने सर्वांगीण विकास को दिखाने के लिए 1996 में, जापान कब बना था, 1964 में बना, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और 1996 में 1996 में ये बना है। दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन रहा है 1991 में, और 1996 में OECD का बन रहा है। अब देखिए जैसे ये ईयर्स आ रही हैं बार बार में, आपने 2-3 जगह देखा होगा, काफी जगह आ रही हैं ईयर्स, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जैसे आपने पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं कि भैया वो नाटो में कब शामिल हुआ है, वो इसमें शामिल हुआ, उसमें शामिल हुआ, ये जो सारी जो ईयर्स हैं आप इनके लिए एक पॉकेट डायरी बना लें। और पॉकेट डायरी का मैंने पहले भी तरीके डिस्कस कर रखे हैं, उन तरीकों से आप पढ़िए, आपको पॉकेट डायरी बड़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो उनसे ईयर्स आपको जल्दी याद हो जाएंगे।
2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। तो अगर देखें तो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब देखो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान और इसके बीच में थोड़ा सा अगर आप जोड़ना चाहे तो जापान 11वें नंबर पे जनसंख्या के हिसाब से है और ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से है, और यहाँ पे 10वां स्थान इसका क्या है, सेना पे खर्चा करने के साथ। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखिए जो मानव विकास रिपोर्ट है वो तैयार कौन करता है, UNDP तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। मैं लिख देता हूं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर आपसे MCQ में पूछ लिया जाए, किताब में है नहीं वैसे, पर फिर भी पूछ लिया जाए कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास रिपोर्ट, ये कौन तैयार करता है, तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो ये रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या होता है, 3 चीजों को आधार माना जाता है। शिक्षा को, कि वहां के लोगों को कितनी शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य को, और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को। इन 3 चीजों को आधार मान करके देखा जाता है कि वो देश कितना विकास कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। तो उसमें HDI रैंक, HDI की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। सूचकांक एक प्रकार से बेटा क्या है कि एक लिस्ट है कि यहाँ पे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, 5वें पे ये, ठीक है। और इसमें जो सारी जानकारी होती है उसको रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक के अनुसार 0 से 1 के बीच में नंबर दिया जाता है, ठीक है। 0.66, 0.44 इस प्रकार से नंबर होते हैं, तो 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। और HDI रैंक में जो 18वां नंबर है वो दक्षिण कोरिया का है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 2016 के अनुसार इसमें दक्षिण कोरिया का कौन सा रैंक था। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अब इसका जो मानव विकास हुआ है उसके लिए मेन जो कारक है वो कौन कौन से हैं, सफल भूमि सुधार, इन्होंने जो लैंड रिफॉर्म करे वो सफलतापूर्वक करे, ग्रामीण विकास इन्होंने बहुत अच्छे से करा, मानव संसाधन पे खूब खर्चा करा, और न्याय संगत रूप से आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, हर एरिया को, हर वर्ग को साथ में लेकर करके चलने का काम कर रहे हैं। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पूर्ण वितरण नीतियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। और बाकी जो दूसरे कारण देखोगे वो क्या है कि निर्यात उन्मुखीकरण। निर्यात उन्मुखीकरण का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जो भी चीजों का उत्पाद कर रहे थे वो एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए कर रहे थे कि हम ज्यादा सामान बाहर बेचे, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारी कंपनियां भी बाहर जाकर करके निवेश कर पाएगी। तो मेन जो ये बना रहे थे वो निर्यात करने के लिए बना रहे थे। मजबूत पूर्ण वितरण नीतियां। अब देखिए क्या होता है कि देश में कोई बहुत अमीर हो जाता है, कोई बहुत गरीब रह जाता है, तो सरकार अपने संसाधनों को फिर से बांट करके उनमें समानता लाने का काम करती है। और यहाँ पे जो पूर्ण वितरण नीतियां है, समाज में फिर से बांटने का जो काम है वो अच्छे से यहाँ पे सरकार कर रही थी। सार्वजनिक अवसंरचना विकास, और जो आप कहते हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था है, ये भी अच्छे से है। प्रभावी संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब अच्छे से काम कर रही है। और शासन है, वहां का शासन भी अच्छा काम कर रहा है। सैमसंग, LG, हुंडई जैसी दक्षिण कोरिया ब्रांड भारत में प्रसिद्ध है। तो सैमसंग का नाम, LG का नाम आपने सबने सुना हुआ है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में भी संबंध अच्छे हैं। भारत के संबंध सभी के साथ ही बेहतर है, ठीक है। और वाणिज्यिक, कॉमर्शियल मतलब व्यापार के रूप में भी, और सांस्कृतिक संबंध भी भारत और दक्षिण कोरिया को एक साथ आते हुए दर्शाते हैं। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर और आज हमारे पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक के जो चैप्टर्स में हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ लिया, फिर 2 दुर्व्यता का अंत हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 दुर्व्यता के बाद अमेरिका का वर्चस्व, और अमेरिका के वर्चस्व के बाद हम लोगों ने जो सत्ता के समकालीन केंद्र है वो देख लिया। अब अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो समकालीन दक्षिण एशिया के ऊपर होगा, साउथ एशिया की हम लोग चर्चा करेंगे। तो नए अध्याय में आप लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा, और G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं वो भी बताइएगा। और आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।